नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात दी है। 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद यहां एयर शो हुआ। 3.2 यानी कि 3.2 किलोमीटर लंबी और 34 मीटर लंबी हवाई पट्टी में नजदीक बनाई गई है। इमरजेंसी और जंग जैसे हालात में वायुसेना के विमान यहां लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एयर शो समाप्त हो गया है। इस एयर शो में राफेल, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो ऑपरेशन के तहत करतब दिखाया। यह हवाई पट्टी 3.2 किलोमीटर लंबी है। इसे जंग जैसे हालात की तैयारी के तौर पर बनाया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने सलमान खुर्शीद पर निशाना साधते हुए कहा कि सलमान खुर्शीद ने उन्होंने अपनी किताब में वही लिखा है जो कांग्रेस ने अभी तक पढ़ा है। कांग्रेस ने धर्म और मजहब के नाम पर देश का बंटवारा करवाया और 1984 में दंगे करवाए। विज ने कहा कि कांग्रेसी नेता सेकुलरिज्म के कुर्ते डालकर लोगों को ज्ञान बांटते हैं और राजनीति करते हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में वही लिखा है जो इतने सालों से कांग्रेस ने उनको पढ़ाया है, जो इनकी सोच रही है। कांग्रेस पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है। संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर इन्होंने देश का बंटवारा करवाया। धर्म के आधार पर इन्होंने 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया। जब मौका आता है इनकी सांप्रदायिकता सामने आ जाती है और उसके बाद ये सेकुलरिज्म के कुर्ते डालकर लोगों को ज्ञान बांटते हैं और राजनीति। दिल्ली में जानलेवा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन से मिलते जुलते प्रतिबंध लागू किए गए हैं। वायु प्रदूषण के हालात में आगामी 2 से 3 दिन तक सुधार की कोई उम्मीद नहीं है और ऐसे ही जल्द ही दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा में भी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि वो प्रदूषण से निपटने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने हलफनामे में यह भी मांग रखी है कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हिस्से एनसीआर के शहरों में भी महत्वपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, तभी दिल्ली में छाए जानलेवा प्रदूषण से राहत मिल सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के परिवहन, मेट्रो और पर्यावरण विभागों के साथ मिलकर बैठक की है, जिसमें परिवहन की क्षमता को बढ़ाने पर विचार किया है। हमने लॉकडाउन से आगे लॉकडाउन के लिए बोला है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ बैठक करने के लिए बोला है। हम उनके साथ बैठक कर एक्शन प्लान बनाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह बयान दिया। दिल्ली के अंदर अभी प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क्स अभी बंद हैं। दिल्ली के अंदर जितने ऑफिसेज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम किया गया है, घर से लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो काम हो रहे हैं, हमने लोगों ने वहाँ प्रस्ताव रखा है कि इसको अगर पूरे एनसीआर में लागू किया जाए तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा दिखेगा। तो आज की मीटिंग में रखे हैं हम लोग, लेकिन अभी सभी राज्यों से लोगों ने अपनी बात रखी है। फाइनल कमीशन जो है वो अपना डिटेल अभी जारी करेगा, उसके बाद फिर हम आगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने जो डेटा रखा है उसमें एक ही एफिडेविट में उन्होंने पराली का कंट्रीब्यूशन 4% बताया। उसी एफिडेविट में उन्होंने कहा कि 40% भी होता है, 35 से 40%। तो सभी लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि 4% है पराली या 40% है, क्योंकि 4% अगर है तो उसको स्पष्ट कर दिया जाए, जिससे कि उसके अनुसार लोग रणनीति बनाएंगे। और 40% रहा है तो उसको कर दिया जाए। पिछले अगर हम 4 नवंबर से और 14 नवंबर तक दिवाली के बाद से अगर हम सफ़र का जो डेटा आता रहा है, सार्वजनिक डेटा है, वो सबको दिया गया। अगर उसको देखें तो वो भी आंकड़ा यही कहता है कि लगभग एवरेज भी अगर देखें तो किसी दिन 48% तक कंट्रीब्यूशन रहा है, किसी दिन 25% भी रहा है, तो एवरेज भी करीब 31% जाता है। केवल अगर हम 10 दिनों का अगर एवरेज निकालें तो
तो इसलिए एक बार इसकी स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसको लेकर के एक रणनीति बन सके। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा पंजाब को पराली जलाने के मामलों पर सख्ती बरतने के लिए बोला गया है, जिस पर अनिल विज ने बताया कि हम कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, उचित फैसले और कार्रवाई की जा रही। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल पर भी विज ने निशाना साधा। डेंगू के लिए हमने सारा इंतजाम कर रखा है और मैंने सभी जिलों को अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था करने के भी आदेश जारी किए हैं और जो कि कर लिए गए हैं। दवाइयाँ सारी पर्याप्त हैं और मेरी सारी टीम हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भी इससे ग्रसित हो रहे हैं उनका उपचार करना है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सरकार ने एनसीआर के 4 जिलों में 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक असर से उन्हें बचाया जाए। साथ ही निजी सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़कों से 30% यातायात कम किया जा सके। और इसके अलावा निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर रोक पूरी तरह से लगा दी गई है। तो क्या कुछ एक्शन में यहां पर सरकार ने किया? 17 नवंबर तक फिजिकल जो पढ़ाई है इसको बंद कर दिया है, यानी कि बच्चे घर से पढ़ना होगा। साथ ही निजी सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को तरजीह यहां पर दी गई है। तो बच्चे जो यहां पर कर्मचारी होंगे सरकारी वो भी घर से ही काम करेंगे। प्रदूषण को घटाने के लिए 30% यातायात को भी कम करने की बात कही गई है। स्कूल बंद रहेंगे, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत ना हो इसी को लेकर स्कूल बंद किए गए हैं ताकि बच्चे घर से बाहर ना निकले कुछ दिन के लिए और घर से ही पढ़ाई वो अब करेंगे। और इसके अलावा निर्माण से जुड़ी जो भी एक्टिविटीज में बाहर उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि प्रदूषण और ना फैले। विकासात्मक गतिविधियां हैं इस पर भी रोक लगाई गई है। तो प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार सख्त नजर आ रही है। तमाम एक्शन यहां पर सरकार ने ले लिया। स्टोन क्रशर्स को भी यहां पर बंद कर दिया है, उससे भी काफी आपको बता दें धूल उड़ती है। इसके अलावा हॉट मिक्स प्लांट होते हैं इसको भी बंद कर दिया है। स्कूलों को बंद है, साथ ही निजी और सरकारी जो कार्यालय हैं उनके कर्मचारी भी अब कुछ दिन के लिए घर से काम करेंगे। इसके अलावा सरकार ने हर तरह के अवशेष जलाने को लेकर भी फिलहाल अभी रोक लगाई हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने चिंता जाहिर की है। भुक्कल का कहना है कि एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एक दूसरे पर दोष न लगाएं। बेहतर होगा कि सभी राज्य किसी को भी जिम्मेवार ठहराने की बजाय समाधान की ओर अपने कदम बढ़ाएं। कि पॉल्यूशन की वजह से जो मामले दिवाली पे तो यही था कि पटाखे वगैरह नहीं छुड़वाएंगे, पराली नहीं जला रहे हैं, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में भी पॉल्यूशन कंट्रोल की बात की जा रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल जैसे ही खुले उनको जो है वो बंद करने के आदेश दिए हैं। तो ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी तरह से हम प्रदूषण ना फैलाएं। जिन चीज़ों से प्रदूषण फैलता है उन पे रोकथाम की बात कीजिए। ये हमारी सबकी सरकार के साथ साथ मैं समझती हूँ एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है। लेकिन सरकार जब उसके बाद कार्रवाई करे उससे पहले ही इस तरह के आदेश होने चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं या ऐसी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ हैं या जिनसे पॉल्यूशन फैलता है, इससे मैं समझती हूँ आम जनमानस जो है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले ही कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुल रहे थे और पॉल्यूशन की वजह से फिर से स्कूल बंद हो गए हैं। बहुत ही चिंता का विषय। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सख्ती बढ़ती जा रही, बावजूद इसके प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। शहर में एक्यूआई का स्तर 367 तक पहुंच गया है। सुबह से ही आसमान में स्मॉग की चादर छाई रही है जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। प्रदूषण को लेकर फिलहाल गुरुग्राम में कैसे हालात हैं, हमारे संवाददाता राज वर्मा की इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। हर तरफ से प्रदूषण से बचने की उम्मीद हर कोई लगा रहा है और उसके लिए कई तरह के जतन भी किए जा रहे हैं। 17 तारीख के लिए हरियाणा के 4 जिलों में अलग अलग तरह की पाबंदियां भी लगाई गई है, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गुरुग्राम की आज की बात करें तो आज भी एयर क्वालिटी 367 तक पहुंची हुई है, यानी कि अभी भी जो शहर की हवा है वो जहरीली है। इस हवा में सांस लेने का मतलब है बहुत सारी बीमारियों को न्योता देना, लेकिन सांस लेनी पड़ेगी, ये मजबूरी है और इसी प्रदूषण भरी हवा को ही आपको अपने शरीर के अंदर लेना होगा, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हर साल इसी तरह की स्थिति
दिल्ली एनसीआर में बनती है जब आसमान में फोग की जगह स्मोक होती है। अच्छे से याद है, एक दौर था जब हम रिपोर्टिंग के दौरान इस सीजन में फोग को कवर करते थे कि फोग का कहर है, फोग से बहुत सारी परेशानियां हो रही है, लेकिन अब स्थिति बदली है, या यूँ कहिए कि हमने खुद बिगाड़ी है कि अब फोग की जगह स्मोक का कहर है और लगातार ये नुकसान पहुंचाता है। तो फिलहाल अभी भी हालात से बद से बदतर बने हुए हैं। स्कूलों को 17 तारीख तक के लिए बंद रखा गया है। इसके अलावा आदेश दिए गए हैं जो प्राइवेट और सरकारी ऑफिसेज है वहां पर 30% कैपेसिटी के साथ ही काम करें, यानी कि जो वाहन लेकर आने वाले लोग हैं उनकी संख्या सिर्फ 30% होनी चाहिए। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खुले में कूड़ा ना जलाया जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। रोड साइड डस्ट है उसका कुछ प्रबंध किया जाए। तो तमाम तरह की एहतियात बरतने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन बावजूद इससे कि जो प्रदूषण है उससे किसी भी तरह की राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अभी जो एक उम्मीद है वो है हवा और बरसात, कि हवा चल पड़े या बरसात आ जाए तो उसके बाद कुछ इस प्रदूषण से राहत मिल पाए। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं डेंगू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में डेंगू के खिलाफ लड़ाई के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी मौजूद हैं। डेंगू के लिए हमने सारा इंतजाम कर रखा है और मैंने सभी जिलों को अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था करने के भी आदेश जारी किए हैं और जो कि कर लिए गए हैं। दवाइयां सारी पर्याप्त हैं और मेरी सारी टीम हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भी इससे ग्रसित हो रहे हैं उनका उपचार करने में लगी हुई है। गीता भुक्कल झज्जर के नागरिक हॉस्पिटल में डेंगू को लेकर हालात और मरीजों का हाल जानने पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। समय पर बेहतर और सही इलाज नहीं मिलने के चलते डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में मिली खामियों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री को बताया जाएगा। डेंगू के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी ख़ास तौर से गांव के एरिया में कल हमने विज़िट की तो एक एक गांव में 8-8, 9-9 डेथ जो हैं डेंगू की वजह से हुई हैं। शहर में भी डेंगू के काफ़ी ज़्यादा मरीज हुए हैं। एक तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि फॉगिंग की पूरी तरह से व्यवस्था हो, जिसकी की व्यवस्था हमें कहीं बहुत ज़्यादा नज़र कहीं फॉगिंग की आई नहीं है। आज जनरल हॉस्पिटल का विजिट किया, सभी डॉक्टर्स हैं और हमने इनको ये कहा है कि अगर कोई कमी है तो आप बता दें ताकि हम सरकार से बातचीत करके उनके संज्ञान में मामला लेकर और कर दें। यहाँ पर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो फिजिशियन की कमी है, जितने भी फिजिशियंस थे या तो कोई रिज़ाइन कर गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट या यहाँ पर नहीं है, उनकी कमी की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और बच्चों के डॉक्टर जो बाल विशेषज्ञ हैं वो भी होने चाहिए थे, वो भी यहाँ पर नहीं हैं, तो उसकी भी शॉर्टेज है। तो उसके लिए मेरा जो ACS हेल्थ है या मैं हेल्थ मिनिस्टर, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी ताकि वो इस मामले का संज्ञान भी लें। और कोरोना काल में भी हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत डेथ केसेस हुए, वेंटिलेटर्स की कमी काफ़ी ज़्यादा रही है। अब बताया गया है कि प्रधानमंत्री केयर फंड से जो है यहाँ पर वेंटिलेटर्स आ गए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो भी कमियां हैं यहाँ पर OPD जैसे चल रही है तो डेंगू को लेकर भी यहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा है। डे केयर है यहाँ पर, इसलिए नहीं मरीजों को भर्ती किया जा रहा क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की। पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित DG हेल्थ ऑफिस पहुंचे अनिल विज ने एक गैलरी वॉल का उद्घाटन किया है, जिसमें उन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की फोटो इसमें लगी हुई है जिनकी जान कोविड का इलाज करने के दौरान गई है। कोविड के दौरान काम करने वाले डॉक्टर्स और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है, जिन्हें अनिल विज की ओर से सर्टिफिकेट दिए गए हैं। विज ने कहा कि स्टेट गैलरी वॉल को बनाया गया है जिसमें उन सभी डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मचारियों की फोटोज को लगाया गया है जो शहीद हुए, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि कोविड के दौरान इन लोगों ने बिना भय के अपना फर्ज निभाया था। कृषि मंत्री JP दलाल नारनौल पहुंचे। उन्होंने नारनौल के पंचायत भवन में जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को संबोधित किया है। इस दौरान 11 परिवाद रखे गए थे, जिसमें से 8 परिवाद का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। साथ ही कुछ अन्य शिकायतें भी इस बैठक के दौरान लोगों ने कृषि मंत्री के सामने रखी, जिसको लेकर कृषि मंत्री JP दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इन शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इनका समाधान करवाएं। अगर समाधान होता है तो फिर अगली बैठक में इन्हें रखा जाए।
कमेटी के अंदर 11 विषय थे, इनमें से लगभग 8 का समाधान हो गया, 3 को पेंडिंग रखा गया है। और अगली के लिए जो लोगों ने लगभग 15-16 और एप्लीकेशन दी है, उनको मैंने कहा है डीसी साहब को या तो उनका समाधान कर दें, नहीं तो अगली मीटिंग के अंदर लेके आ जाए। अगर अपने आप समाधान कर देते हैं तो वेल एंड गुड। हम चाहते ये हैं कि ग्रीवेंसेस कमेटी में शिकायत ना आए, प्रशासन उसका स्वतः संज्ञान ले और जनता की समस्याओं का समाधान कर दे। अगर नहीं होता है तो इसमें जनप्रतिनिधि साथ में हैं, लोग हैं, अधिकारी हैं, बैठ के हम फिर फैसला करेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करने का जो एक जनप्रिय सरकार होती है उसका दायित्व होता है, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। किसानों को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर अनेक योजनाएं चलाई हैं जो कि किसानों के लिए वरदान साबित हुई हैं। वहीं जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि यह आंदोलन किसानों का नहीं, सिर्फ कुछ नेताओं का है। पहली बात तो ये, इस आंदोलन को आप किसान नेताओं का आंदोलन कहें। किसान अपने खेत में व्यस्त हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ लाल झंडे वाले किसान का नाम लेकर आंदोलन करते हैं। आम किसान जो है इस आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ और ये जो आंदोलनकारी हैं इनकी लड़ाई किसान हितों से इनका कोई मतलब नहीं है। कुर्सी की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। हमारी सरकार आने के बाद जितनी व्यवस्था पानी की है, बच्चा मानता है कि 6-7 साल में जो नहरी पानी आया है, जल के भूजल को ऊपर लाने के लिए, दोहान नदी के लिए, रिचार्जिंग के लिए स्कीम आई है और माइक्रो इरिगेशन के लिए 85% हम सब्सिडी लेके आए हैं। मिकाडा के अलग से विभाग बनाया है, पौंड अथॉरिटी हमने बनाई है। तो इतने किसान हितैषी काम किए हैं जो पत्रकारिता दिवस पर सहकारी मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि मैं किसान संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा से अपील करता हूं कि वो सरकार के साथ बातचीत करें। अगर कानूनों में उनको कोई कमी लगती है तो बताएं। किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही हल किया जा सकता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि देखो, कोई भी समस्या होता है उसका समाधान बातचीत से निकलता है और किसान भाइयों से भी, उनके जो संगठन है, संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि सरकार के साथ बैठ के बातचीत करें और समस्या का हल निकालें। अगर कानून में कुछ किसानों के खिलाफ है तो उसको बताएं ताकि सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। करनाल के एग्रो मॉल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से मुलाकात की है और एग्रो मॉल के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि अगर मंडी की जमीन को बरकरार सरकार बेचना चाहती है तो वो किसानों को उनकी जमीन वापस दे दे। सरकार मंडियों को बेचना चाहती है, अगर ऐसा हुआ तो बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ आंदोलन किसान करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान मोर्चा राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, हम आंदोलनकारी हैं। संयुक्त मोर्चा को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। किसानों के आंदोलन जीतने के बाद भी इसे राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाहिए। पूरी दुनिया में इसकी मान्यता बनी हुई है। राकेश टिकैत ने कहा कि मोर्चा ने फैसला लिया है कि 29 नवंबर से दोनों बॉर्डर से 500 किसान ट्रैक्टर्स के साथ संसद का घेराव के लिए जाएंगे। रहना चाहिए, देश में आंदोलन मजबूत रहना चाहिए। जो भी लोग सत्ता में जाएं, अगर देश में आंदोलन मजबूत रहेगा और आंदोलनकारी मजबूत रहेंगे तो कोई भी किसी की भी सरकार हो उस पर एक प्रेशर ग्रुप का काम कर देगा। एक इस तरह का संयुक्त मोर्चा बना है, बहुत लोगों का एक विश्वास है और इससे पूरी दुनिया में इसको मान्यता है कि बातचीत ना हो। वो तो सरकार की पॉलिसी है कि हमको बात नहीं करनी, वो ना करे, लेकिन देश की जनता, और ये एक वैचारिक क्रांति है देश के लिए। तारीख में भी जाएंगे लोग, 29 तारीख से 500 लोग एक बॉर्डर से जाएंगे, 2 बॉर्डर से 1000 आदमी पार्लियामेंट पे जाएगा, ट्रैक्टरों के साथ में जाएगा। ये प्रोग्राम रूटीन के प्रोग्राम है। आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये नहीं पता। और मंडी की जमीन इन किसानों की जमीन गई, ये रहे हुए किसान। अगर इस जमीन की जरूरत नहीं है तो इन किसानों को वापसी दे दो। ज़्यादा दिगेन कर ली तो इनको वापसी दे दो जमीन। लेकिन मंडी की ज़मीन और ये एग्रो मॉल बनाया गया, मंडी बोर्ड का इसमें पैसा लगा, सरकार का पैसा लगा और आज इसको बेचा जाएगा तो ये बिकेगा तो है नहीं। क्योंकि एक मॉल बिकेगा, एक ये मंडी की प्रॉपर्टी बिकेगी। ये तो चाहते ही हैं कि धीरे धीरे मंडियों की प्रॉपर्टी हम बेचने का काम करें। जैसे मध्य प्रदेश में 182 मंडियों की बेचना निकाला। अगर हरियाणा में ये शुरुआत होती है तो पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरे देश की मंडियाँ बिकेगी। तो ज़रूरत है कि हमको इसका पूर्ण विरोध करना है। कोई खरीदार आएगा तो उसको खरीदार नहीं करने देनी यहाँ पे।
उसको कब्जा नहीं यहाँ पे देंगे और पूर्ण रूप से सरकार का भी खरीदार का भी दोनों का विरोध करेंगे हम। मॉल का लेकर यहाँ पे नहीं बिकेगा, अगर बिकेगा तो कलेक्ट्रेट का दरवाजा वेल्डिंग होकर बंद होगा। मतलब प्रोटेस्ट करेंगे पूरा? प्रोटेस्ट नहीं करने की जरूरत, वेल्डिंग होगा, बंद होगा। पक्का काम करेंगे? पक्का काम करेंगे। मंडी नहीं बिकने की, उसके वहाँ पर जमीन है, वो कैंक कमरों में चलाते रहे, इतनी जरूरत ही नहीं है। फिर अपना कलेक्ट्रेट भी बेच ले, एसपी ऑफिस भी बेच ले, जगह तो वहाँ पे भी खाली है ना, उसको बेच। करनाल के डेराकार सेवा गुरुद्वारा में भारतीय किसान यूनियन की 5 घंटे तक बैठक हुई है। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता सुरजीत सिंह समेत प्रदेश के सभी जिलों के प्रधान और पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। चुनाव लड़ने पर चढ़ूनी ने कहा कि हम पंजाब में प्रत्याशी उतारेंगे, वहां पर मिशन पंजाब शुरू किया है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो पार्टी लोगों को लूट रही है उनको किनारा करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। चढ़ूनी ने कहा कि पंचायत उम्मीदवार भी मैदान में उतारे जाएंगे और शहीद किसान यात्रा को लेकर बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका है। संसद कूच को लेकर चढ़ूनी ने कहा कि 501 किसान टीकरी बॉर्डर से संसद कूच करेंगे। सारे पंजाब से उतारेंगे। मिशन पंजाब का मतलब है कि पंजाब के लोग, पंजाब के बुद्धिजीवी समझदार इकट्ठे हों और वो सारे पंजाब में चुनाव लड़े। लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब आप? मैं नहीं लड़ूंगा। आपकी रहेगी? पार्टी भी उन्हीं की रहेगी। उम्मीदवार उतारेंगे आप? उम्मीदवार हम उनको इकट्ठे कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उनको। मिशन पंजाब का मतलब उनको जोड़ रहे हैं। जो पार्टियां हैं जो हमें लूट रही हैं उनको किनारे करो, नए लोगों को राजनीति में लाओ, क्योंकि राजनीति देश को लूट रही है। खरीद के पूछ रहे हो सारे पंजाब में कितने हैं? सारे पंजाब में उतारेंगे, सभी पंजाब। कुछ और को है ना। हरियाणा में तैयारी है कुछ? हरियाणा में कोई तैयारी नहीं है। कोई पार्टी? हरियाणा में इलेक्शन ही नहीं है। आगे के लिए तैयारियां पार्टी बनाने? जब इलेक्शन ही नहीं है हरियाणा में, वैसे क्या आप? तो उत्तर प्रदेश में भी सर? उत्तर प्रदेश में देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में वही सूत बैठेगा, वहाँ भी कह देंगे लोगों को उतार लो अपना। वहाँ क्या नुकसान है कोई अपना पंचायती कैंडिडेट उतारने का? लोगों का अधिकार है। एक साल पूरा हो रहा है, क्या लगता है कि समस्या का समाधान निकलेगा या ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? ये ऊपर वाले को पता है, हमारे दिमाग ने तो काम करना छोड़ दिया। गुरनाम सिंह की चढ़ूनी से विवाद पर सुरेश कोथ ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। कहा कि चढ़ूनी ग्रुप ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया है। हमने एक यात्रा निश्चित की थी जो 24 तारीख को मोड़ा मंडी से शुरू होकर इंडिया गेट शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वापस दिल्ली बॉर्डर्स पर आएगी, जिसकी संयुक्त किसान मोर्चा ने इजाजत दी है। यात्रा को लेकर विवाद होगा इसका अंदाजा नहीं था। गुरनाम चढ़ूनी ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि 25 तारीख को मोड़ा मंडी से किसान यात्रा करेंगे। दरअसल एक ही जगह से 2 दिन में 2 किसान यात्राएं निकालना सोशल मीडिया पर विवाद बन गया है। आरोप है कि चढ़ूनी ग्रुप के लोग सुरेश कौथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। नहीं, किसान आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए, जब हमने ये आंदोलन शुरू करा, शुरुआत में मात्र 1.5 स्टेट का आंदोलन था, ये आधा हरियाणा का था और पंजाब सारे का था। आज ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष के अंदर है। कोई भी जगह या कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां इस आंदोलन का चर्चा ना हो। बहुत सा हरियाणा का, हिंदुस्तान का वो हिस्सा है जिसमें एपीएमसी मंडियां ही नहीं है, जिनमें एमएसपी के बारे में जाना नहीं जाता था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं थी। आज हर किसान चाहता है कि मेरे प्रदेश के अंदर भी मंडियां हो, मेरे आसपास, मेरे शहर के अंदर मंडी हो, एपीएमसी मंडी हो। हर किसान चाहता है कि मेरे को एमएसपी के तहत मेरी खरीद, मेरे अनाज की खरीद हो। तो पूरे देश के अंदर ये मुद्दा पहुंच चुका है। अंबाला में नगर निगम की कल अहम बैठक होगी, जिसको लेकर नगर निगम से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल होने वाली मीटिंग से पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाई जाएगी और आखिरी बैठक में जहां समाप्त हुई थी वहीं से बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा। अंबाला नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि कल होने वाली मीटिंग के लिए सभी विभागों के अधिकारियों की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। एजेंडे में शामिल 9 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। जी हाँ, कल निगम की मीटिंग है और तैयारी पूरी है। सारे अफसरों ने पूरी तैयारी करके रखी है, हर डिपार्टमेंट से अलग अलग। और जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये पहले तो हमारी जो पिछली मीटिंग थी उसी की कंटिन्यूएशन में होगी और उसके बाद फिर जो अगले 9 पॉइंट लिखे हुए हैं एजेंडा में वो टेकअप करेंगे। और सर्वप्रथम तो जो हमारे 2 नए एमसीज नॉमिनेट हुए हैं उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद फिर मीटिंग की कार्रवाई।
और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।